26 मार्च 2024 तक सब ठीक था। मुल्क में वफाक और सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म और दीगर वज़राए आला अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। सेनेट के इलेक्शन भी होने वाले हैं। लगता ऐसा था कि जैसे सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने मुल्क में हलचल मचा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त भेज दिया, जिसमें इल्ज़ाम था कि खुफिया इदारे अदालतों में मुदाखलत करते हैं और उस पर दबाव भी डालते हैं। यही नहीं, बल्कि ये भी कहा कि खुफिया एजेंसियों के अहलकार जजेस के घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के ज़रिए फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। फिर क्या था, जैसे धमाका हो गया। हुकूमत को ख़त के पीछे साजिश नज़र आने लगी। कहने लगे जब हुकूमत बन गई है तो ख़त क्यों सामने आया। अपोजिशन को भी मौका मिल गया। तहरीक इंसाफ ने इसे इनकलाब का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी हिलती महसूस हुई। सब वज़ीरों को एक्टिव कर दिया, बल्कि ख़ुद भी चीफ जस्टिस से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद फैसला हुआ कि ख़त की तहकीकात के लिए कमीशन बनेगा। जी हाँ, एक और कमीशन। पाकिस्तान कोई और चीज़ बनाए या ना बनाए, लेकिन कमीशन बनाने में खुद कफील है। और मज़े की बात, बल्कि अफसोस की बात कहना चाहिए, आज तक जितने भी कमीशन बने, इनकी रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं आई। और अगर गलती से सामने आ भी जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आए जिनकी तहकीकात लाजमन होनी चाहिए थी, लेकिन ना होनी थी और ना हुई। और अगर की गई तो रिपोर्ट दबा ली गई। ऐसे कौन कौन से कमीशंस बने, इस बारे में आज रफ्तार आपको बताएगा। लेकिन इससे पहले हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें। ये 13 बरस की सम्मी बलोच है। बलूचिस्तान के पसमानदा जिला अवरान में रहती है। वालिद डॉक्टर हैं जिनका नाम दीन मोहम्मद बलोच है। वो जिला खुजदार के इलाके और नाच के एक क्लिनिक में काम करते थे। 28 दिसंबर 2009 को भी काम पर गए, लेकिन वापस नहीं आए। घर वालों पर तो क़यामत टूट पड़ी और आज 12 साल गुजर चुके हैं। सम्मी की दादी भी बेटे की शक्ल देखने के अरमान लिए दुनिया से चली गई, लेकिन दीन मोहम्मद बलोच कभी वापस नहीं आए। आज सम्मी BS इन मीडिया जर्नलिज्म की डिग्री ले चुकी है और मिसिंग वॉइस पर्सन की सरगर्म कारकुन है। हर फार्म पर अपने वारिद के लिए भी आवाज़ उठाती है और बलूचिस्तान के दूसरे लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सम्मी की नहीं, बल्कि कई ऐसे घरानों की है। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल में से एक संगीन मसला है जबरी गुमशुदगियों का। वैसे तो ये मसला नया नहीं, लेकिन आज जो भी हालात हैं उनका आगाज़ हुआ था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन हैं आमना मसूद जंजुआ। वो बताती हैं पाकिस्तान में 5000 से ज़ायद लोग जबरी तौर पर गायब हैं, और ये सिर्फ वो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद हैं। खुद आमना जंजुआ के शौहर भी 15 साल से लापता हैं, लेकिन ये लोग गायब कैसे होते हैं। इस बारे में इंसानी हुकूक के कारकुन कहते हैं कि इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलव्वस हैं, लेकिन वो इसकी तरदीद करते रहते हैं, बल्कि दावा करते हैं कि लापता अफराद में से बहुत से लोग या तो अफगानिस्तान जा चुके हैं या तहरीक तालिबान या बलोच अलहदगी पसंद तहरीकों का हिस्सा बन गए हैं। बहुत से ऐसे हैं जो यूरोप में गैर कानूनी तारके वतन बन गए, और बाज़ लापता अफराद ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं। हकीकत जो भी है, लेकिन जबरी गुमशुदगी का ये मामला पाकिस्तान पर बहुत बड़ा दाग है, और पिछले कुछ अरसे में इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है, जिसकी वजह थी तुर्बत से इस्लामाबाद तक होने वाला बलोच यकजहती मार्च, जिसकी क़यादत थी डॉक्टर मारंग बलोच के हाथों में, जिनका मुतालबा था बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मिसिंग पर्सन्स को रिहा किया जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले ये बताते चलें कि ये मार्च तुर्बत से क्यों चला, आखिर वहाँ क्या हुआ था। ये 29 अक्टूबर 2023 की रात थी। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में कुछ नामालूम अफराद बालाज बलोच को इसके घर से उठाकर ले जाते हैं। कई दिन बाद पता चलता है कि बालाज और उसके 3 साथियों के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में मुकदमा दर्ज है। और फिर 23 नवंबर को इत्तला मिलती है कि बालाज CTD के साथ मुकाबले में मारा जा चुका है। अहले खाना लाश लेकर सड़क पर एहतजाज करते हैं, जिसमें बाद में तुर्बत ही नहीं, पूरे बलूचिस्तान से मुख्तलिफ जमातें और सिविल सोसाइटी भी शरीक हो जाती है। हुकूमत पर दबाव बढ़ता है और फिर बालाज और दूसरे 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा CTD एहलकारों पर दर्ज हो जाता है, लेकिन एहतजाज जारी रहता है, यहाँ तक कि बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक पहुँच जाता है। इस दौरान कई लोग गिरफ्तार होते हैं, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाता है और अदालत गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म दे देती है, लेकिन असल मामला अब भी वहीं लटका हुआ है। कुछ ही महीनों में लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाती है। ये कमीशन 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में बना था। जनवरी 2024 में इसी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी,
इसमें बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात हुए थे। मसलन लापता अफराद के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए KPK में, जहां 3450 अफराद लापता हुए, और बलूचिस्तान, जहां ये मसला बहुत आम नजर आता है, वहां से 2752 अफराद लापता हुए। रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4413 ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों को वापस पहुंच गए। 994 मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में और 664 मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कमीशन तो ये दावा भी करता है कि इसके पास आने वाले 7000 केसेस में से तकरीबन 5000 हल हो चुके हैं। ये तो थी मिसिंग पर्सन कमीशन की रिपोर्ट, लेकिन वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है, जिसके मुताबिक बलोचिस्तान से ही तकरीबन 7000 शहरी लापता हैं। यानी एक कमीशन की रिपोर्ट सामने भी आई तो इस पर लोग यकीन नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे कमीशन ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला, और ये सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक जारी है। सोलह अक्टूबर 1951, मकाम रावलपिंडी का लियाकत बाग अवाम का समंदर था, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म का खिताब सुनने के लिए मौजूद था। और फिर अचानक 2 गोलियां चल जाती हैं और लियाकत अली खान सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ते हैं। फायर किसने किया ये तो जल्द ही पता चल गया, लेकिन क्यों किया आज तक मालूम नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस ने कातिल को मौके पर ही फायर करके मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसा वाकया था जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। इस कत्ल की तहकीकात के लिए पाकिस्तान का पहला बड़ा कमीशन बना, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि इस कत्ल के पीछे क्या साजिश थी। मुल्क की तारीख में सबसे पहला जुडिशल कमीशन लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीकात के लिए ही बना, जिसकी क़यादत उस वक्त के जस्टिस मोहम्मद मुनीर और अख्तर हुसैन को दी गई। बजाय इसके कि कमीशन लियाकत अली खान के कातिलों का पता चलाता, उल्टा इंतजामी गफलत की तहकीकात करने लगा। बहरहाल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 17 अगस्त 1952 को पेश की गई, लेकिन उस रिपोर्ट से ना लियाकत अली खान की बेवा रियाना लियाकत अली खान मुतमईन हुई और ना पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि रिपोर्ट के नताइज बहुत ही मुबहम थे। लियाकत अली खान का कातिल एक अफगान शहरी था जिसका नाम सैयद अकबर था, जिसे मौके पर ही मार दिया गया। खुद लियाकत अली खान के बेटे कहते हैं कि इसे ख्वामख्वाह निशाना बनाया गया, असल कातिल तो कोई और था। उन्होंने दावा किया कि उनके वालिद को गोली सामने से नहीं बल्कि पीछे से मारी गई। फिर लियाकत अली खान के कत्ल की ना तो FIR दर्ज हुई और ना ही तफ्तीश हुई, ना चालान पेश किया गया और ना ही मुकदमा चलाया गया। सिर्फ और सिर्फ एक कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद एक और वाकया पेश आया। तहकीकात करने वाले इंस्पेक्टर एतजाज़ुद्दीन 26 अगस्त 1952 को ये रिपोर्ट लेकर कराची रवाना हुए, लेकिन उनका जहाज़ पुरस्रार तौर पर हादसे का शिकार हो गया। जहाज़ में मौजूद तमाम लोग जान से गए और कमीशन के कागजात भी जलकर राख हो गए। इस तरह ये मामला हमेशा के लिए दब गया। साल 1971, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना, ईस्टर्न कमांडर्स ने हथियार क्यों डाले, इस साजिश की मरकजी किरदार कौन थे, इसका पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान की सरबराही में एक अदालती कमीशन बनाया गया, जिसने 200 से ज़ायद लोगों के बयानात लिए और तकरीबन 70 शहादतें कलमबंद की। लेकिन रिपोर्ट टॉप सीक्रेट करार दी गई और कई साल तक ये रिपोर्ट राज रखी गई। यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ के दौर में एक इंडियन अखबार ने रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से शाया कर दिए। तब मजबूरी में हुकूमत पाकिस्तान को वो रिपोर्ट शाया करनी पड़ी, लेकिन तब भी रिपोर्ट्स के सिर्फ 2 हिस्से ही सामने लाए गए, बाकी 8 हिस्से का आज तक कुछ नहीं पता। बहरहाल जो शाया हुआ वो भी आंखें खोल देने के लिए काफी था। सुकूत ढाका में मुलव्वस अफराद बेनकाब हुए। ये भी पता चला कि जिम्मेदारों ने इख्तियारात का बेरहमाना इस्तेमाल किया। ये सिविल मामलात में फौजी मुदाखलत थी, इक्तिदार की हविस भी थी और महलाती साजिश भी थी, जिन्होंने इतने बड़े सानियों को जन्म दिया। सकूत ढाका का सबसे बड़ा मुजरिम जनरल याहिया खान, जनरल अब्दुल हमीद खान, जनरल पीरजादा और जनरल मिठा को ठहराया गया। उन्होंने मार्च 1969 को अयूब खान को इक्तिदार से हटाने की साजिश की, सियासी जमातों पर दबाव डाला, उन्हें धमकाया, रुपये पैसे का लालच दिया और इंतखाबात के नताइज अपने हक में कराने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट जनरल उमर ने सियासी जमातों को उकसाया और फिर अवामी लीग ने सिविल नाफरमानी शुरू कर दी। फिर 25 मार्च को फौजी एक्शन शुरू हो गया। लगभग 50,000 अफराद हलाक हुए। फिर जनरल याहिया के ज़माने में ऐवान सदर में होने वाले गैर इखलाकी सरगर्मियों का इंकशाफ भी हुआ। कमीशन की रिपोर्ट में 1 दर्जन से ज़्यादा खवातीन के नाम दर्ज हैं जो ऐवान सदर आती जाती रहती थीं। सकूत ढाका का दूसरा बड़ा मुजरिम गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान थे।
इख्तियारात की हवस में पहले ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत को बरतरफ किया और फिर दस्तूर साज असम्बली भी तोड़ दी। यही नहीं, काबीना में कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान और मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा को भी शामिल कर लिया। इन इक़दामात से जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। कमीशन ने भी रिपोर्ट में अयूब खान को पार्लिमानी जमहूरियत का कातिल और जनरल याहिया को सहूलतकार होने की बिना पर मुजरिम करार दिया। हमूदुर रहमान कमीशन ने कहा कि जनरल याहिया खान, जनरल अब्दुल हमीद खान, जनरल पीरजादा, जनरल मिठा और इनके 15 साथियों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए और कहा कि ये तमाम लोग अपने मुश्तरका मफादात, नाअहली, करप्शन, बदउनवानी और बदकिरदारी की वजह से मुल्क तोड़ने के जिम्मेदार हैं। इन सब का कोर्ट मार्शल किया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर कमीशन की तरह इस कमीशन की तहकीकात भी रद्दी की टोकरी में गई और सिफारिशात पर भी कोई अमल नहीं हुआ। 4 अप्रैल सन 1969 रात का दूसरा पहर मुल्क के पहले वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। ये फांसी क्यों हुई, किन हालात में दी गई, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये सन 1974 है, 10 और 11 नवंबर की दरमियानी रात, जब अहमद रज़ा कसूरी, उनके वालिद, वालदा और खाला पर एक जानलेवा हमला होता है। नवाब मोहम्मद अहमद खान जान से चले जाते हैं, जबकि दूसरों को मामूली जख्म आते हैं। अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद के कत्ल का जिम्मेदार वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करार देते हैं और कत्ल की FIR भी उन्हीं पर दर्ज होती है। सन 1966 लाहौर रेलवे स्टेशन, भुट्टो की अहमद रज़ा कसूरी से मुलाकात होती है और ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। दिसंबर 1970 में अहमद रज़ा कसूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कसूर से कौमी असम्बली के रुकन बनते हैं। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि दोस्ती में दरारें पड़ जाती हैं। 70 के इलेक्शन के बाद जब भुट्टो असम्बली इजलास में शिरकत करने वालों को टांगे तोड़ने की धमकियां देते हैं, तब से भुट्टो और कसूरी में इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। अहमद रज़ा कसूरी से कहा जाता है कि वो रुकनियत छोड़ दें, लेकिन वो इनकार कर देते हैं, जिस पर उन्हें पार्टी रुकनियत से ही मुअत्तल कर दिया जाता है। कसूरी उन 3 लोगों में शामिल रहे जिन्होंने 1973 के आयन की मंजूरी पर दस्तखत नहीं किए थे। इस इजलास में भी भुट्टो और कसूरी में तल्ख कलामी हुई थी। एक इंटरव्यू में अहमद रज़ा कसूरी ने बताया कि मेरे वालिद ने असम्बली में कह दिया था कि भुट्टो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। और फिर कुछ ही अरसे बाद इन पर कातिलाना हमला हो जाता है, जिसके बाद वजीर आला पंजाब हनीफ रामे एक कमीशन बनाते हैं। जस्टिस शफीउर रहमान का ट्रिब्यूनल 26 फरवरी 1975 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है और ये रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आती, कभी भी नहीं। और कातिलों का सुराग ना मिलने पर अक्टूबर 1975 में ये केस भी क्लोज कर दिया गया। पाँच जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3 हफ्ते के लिए नज़रबंद कर दिया गया। ज़ियाउल हक ने 90 दिन में इंतखाबात का वादा तो किया, लेकिन वो भुट्टो की मकबूलियत से डरते थे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि अगर इक़्तिदार दोबारा भुट्टो को मिल गया तो क्या होगा। फिर भुट्टो के खिलाफ पुराने मुकदमे ढूंढे जाने लगे। तब हाथ लगा वो मुकदमा जिसने भुट्टो को फांसी घाट तक पहुंचा दिया। 3 दिसंबर 1977 को पहली मर्तबा भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से 10 दिन बाद जमानत पर रिहा हो गए। फिर 17 सितंबर 1977 को मार्शल लॉ कवानीन के तहत गिरफ्तारी अमल में आई और 1 महीने बाद भुट्टो का ट्रायल शुरू हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चला। जस्टिस मुश्ताक हुसैन ने अपनी सरबराही में कमीशन बनाया, जिसमें जस्टिस ज़कीउद्दीन थे, जस्टिस MS कुरैशी, जस्टिस आफ्ताब हुसैन और जस्टिस गुलबाज खान भी। भुट्टो को जमानत पर रिहा करने वाले जस्टिस समदानी को बेंच से बाहर रखा गया और फिर 18 मार्च 1978 को भुट्टो पर मुजरिमाना साजिश और कत्ल का जुर्म साबित हो गया। हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसे 7 रुकनी बेंच ने 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। भुट्टो की नजर सानी की अपील भी मुस्तरद हुई और फिर 2 अप्रैल 1979 को ज़ियाउल हक ने रहम की अपील भी मुस्तरद कर दी। यूं मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आज़म को 4 अप्रैल 1979 को रात के वक्त फांसी दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के तकरीबन 32 साल बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में रेफरेंस दायर किया। इस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में 6 समातें हुई, 2 जनवरी 2012 से 12 नवंबर 2012 के दरमियान। लेकिन इसके बाद तो रेफरेंस को गोया फरामोश ही कर दिया गया। अब 44 साल बाद इस केस को रीओपन किया गया। ऑन कैमरा समात हुई, जिसे पूरी दुनिया ने देखा।
और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 9 रुकनी बेंच ने अपनी मुख्तसर राय दी, ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, यानी केस का तफसीली फैसला अब भी बाकी है। जिनके दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी, खुद इनकी मौत पर भी कमीशन बना। ये थे सदर ज़ियाउल हक, जो 17 अगस्त 1988 को एक तैयारा हादसे में जान से गए। इस जहाज में सिर्फ ज़ियाउल हक ही नहीं, 29 दूसरे लोग भी सवार थे। कई हाई प्रोफाइल शख्सियात थीं, लेकिन एक भी जिंदा नहीं बच सका। इस वाक़ये को 36 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये पता ना चल सका कि यह हादसा तकनीकी वजूहात की बिना पर हुआ था या ये कत्ल की साजिश थी। अगर थी, इसके पीछे कौन था? इस वाक़ये की तहकीकात के लिए भी कमीशन बनाया गया, शफीकुर रहमान कमीशन। लेकिन ये रिपोर्ट भी दूसरी कई रिपोर्ट्स की तरह मंजर आम पर नहीं आ सकी। एक मशहूर राइटर मोहम्मद हनीफ, उन्होंने अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज के नाम से एक नावल लिखा, जिसमें आमों की कुछ पेटियों को मरकजी किरदार के तौर पर पेश किया गया है। ये वो पेटियां थीं जो ज़ियाउल हक को तोहफे में दी गई थीं, और ये तोहफा दिया था मेयर भावलपुर और सूबाई वजीर ने। तफ्तीश के लिए उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान के अगले आमिर थे परवेज़ मुशर्रफ। ज़ियाउल हक ड्रामाई अंदाज में इक़्तिदार से गए और परवेज़ मुशर्रफ ड्रामाई अंदाज से इक़्तिदार में आए। ये 12 अक्टूबर 1999 था। आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे के बाद वतन वापस आ रहे थे, लेकिन उनके जहाज को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया गया, क्योंकि नीचे निज़ाम बदल चुका था। नवाज शरीफ ने ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ बना दिया था, लेकिन जो नवाज शरीफ चाहते थे वो नहीं हुआ। फौज ने नए आर्मी चीफ के बजाय परवेज़ मुशर्रफ के हक में कदम उठाया, कराची एयरपोर्ट पर कब्जा किया और परवेज़ मुशर्रफ के नीचे उतरते ही नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता लौट दिया। बाद में नवाज शरीफ को दहशतगर्दी, कत्ल की साजिश, हाईजैकिंग जैसे इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया। इसे तैयारा साजिश केस कहा जाता है। जनवरी सन 2000 में कराची में इस केस की समाअत शुरू हुई और अप्रैल में नवाज शरीफ को हाईजैकिंग और दहशतगर्दी का मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। नवाज शरीफ तो सन 2000 में सऊदी अरब और लबनान की मेहरबानियों की वजह से बच गए। उम्र कैद की जगह 10 साल की जलावतनी मिली, लेकिन केस का क्या बना, तहकीकात कहाँ तक पहुँची, ये भी आज तक नहीं पता। एक और केस फाइलों में दब गया। हमारी कमीशन कहानी अभी जारी है और इस मरतबा मामला ज़रा इंटरनेशनल है। 2 मई 2011, जब उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किया। एबटाबाद शहर के करीब अमेरिकी फौज ने एक खुफिया ऑपरेशन किया और दुनिया के मोस्ट वांटेड उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया। यह ऑपरेशन रातों रात हुआ। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की सरहदी हुदूद में अंदर तक चले आए। घंटों ऑपरेशन किया, ना किसी पाकिस्तानी इदारे ने कोई जवाबी कार्रवाई की और ना ही उन्हें पता चला। आज तक किसी फौजी ने पाकिस्तान में इतनी अंदर तक कार्रवाई नहीं की थी। ये वाकया पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी कई सवालात उठा गया। एक ये कि 9/11 हमलों का जिम्मेदार मोस्ट वांटेड आदमी पाकिस्तान में कैसे रूपोश था, वो भी ऐसे शहर में जो पाक फौज का गढ़ समझा जाता है। 2, गैर मुल्की फौज ने हमला किया, अपने तमाम टारगेट्स अचीव किए, उसामा बिन लादेन की लाश और दूसरा अहम सामान भी साथ ले गए। कैसे? हुकूमत पाकिस्तान ने तो कभी ये बात मानी ही नहीं कि इसे एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता था। किसी सिविल या फौजी ओहदेदार ने भी इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तब वही हुआ जो हमेशा होता आया है। एक और कमीशन बना, जिसने 2 साल बाद जनवरी 2013 में अपनी रिपोर्ट पेश की, पूरे 700 सफ़ात की। इस रिपोर्ट में क्या था, किसी को नहीं बताया गया, बल्कि हुकूमत ने रिपोर्ट को खुफिया करार देकर शाया करने से इनकार कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बार बार रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यूँ एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी किसी सरकारी दफ्तर की किसी अलमारी में फाइलों के नीचे दबी पड़ी है। ये मेमो गेट क्या है? अमेरिका में पाकिस्तान के एक सफ़ीर थे, हुसैन हकानी, जिन्होंने मई 2011 में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मोलन को खत लिखा। इसमें उनसे दरख्वास्त की गई थी कि पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को काबू रखा जाए। और फिर बरतानिया के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छाप दी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन के बाद पाक फौज में बगावत फूट पड़ी। इस फौजी बगावत को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। तब हुसैन हकानी ने वाशिंगटन की मदद हासिल करने के लिए एक पुरस्कार मेमो भेजा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन मंसूर इजाज ने दावा किया कि उन्हें हुसैन हकानी की जानिब से पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने एक खुफिया मेमो माइक मोलन तक पहुंचाने को कहा। फिर खबरों में आया कि ये मेमो हुसैन हकानी ने सदर जरदारी के कहने पर भेजा था। इस खबर का पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया।
अपोजिशन ने तो जरदारी की हुकूमत पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा इस मेमो के ज़रिए पाकिस्तान के अस्करी इदारों की तौहीन की गई है। नवाज शरीफ तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। हुसैन हक्कानी को मुल्क वापस लाने और इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाने के मुतालबात जोर पकड़ने लगे और हक्कानी वतन वापस आए। उन पर मुकदमा चला, उन्हें अपने ओहदे से भी हाथ धोने पड़े। पहले उन्होंने मंसूर एजाज से किसी भी किस्म के राब्ते से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ माह बाद तस्लीम कर लिया। लेकिन मेमो भेजने से वो फिर भी इनकार करते रहे और फिर मेमो गेट स्कैंडल पर 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बन गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेमो एक हकीकत था और उसे हुसैन हक्कानी ने ही लिखा था। और फिर 14 फरवरी 2019 को 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट स्कैंडल केस निपटा दिया। हुसैन हक्कानी तो बैरून मुल्क चले गए, वहां से ट्विटर वार लड़ते रहते हैं, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, हर रिपोर्ट की तरह। तारीख 16 दिसंबर 2014, वक्त सुबह 9 बजे, मकाम आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। 7 साल की ख्वाला का स्कूल में पहला दिन था। इसके वालिद अल्ताफ हुसैन इसी स्कूल में अंग्रेजी के उस्ताद थे। ख्वाला बहुत एक्साइटेड थी और खुशी खुशी वालिद के साथ स्कूल गई। क्लास में बैठी थी कि अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। पता चला कि स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। ख्वाला के अलावा 147 बच्चे और उस्ताद दहशतगर्दी का निशाना बन गए। स्कूल कब्रिस्तान बन गया। ये इतना बड़ा वाक़या था कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ, नेशनल एक्शन प्लान भी एक्टिव हो गया और साथ ही वाक़ये की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बना। 2 साल बाद जून 2020 में कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। 25 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया। लेकिन वो रिपोर्ट ही क्या जो पब्लिक हो जाए। ये वो वाक़यात थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख पर गहरे असरात डाले, मुल्क के सियासी और माशी हालात को बदल दिया। लेकिन इन वाक़यात के पीछे क्या था, आज तक पता नहीं चला, क्योंकि कभी किसी कमीशन की रिपोर्ट सामने ही नहीं लाई गई। हमेशा बहाना बनाया गया मुल्क की सलामती का कि वो ख़तरे में पड़ जाएगी। अगर कभी गलती से किसी कमीशन की रिपोर्ट सामने आ भी गई हो तो मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कभी नहीं की गई, बल्कि कुछ वाक़यात तो ऐसे भी हैं जिनमें मरकज़ी किरदारों को तरक्कियाँ मिली, इनामात दिए गए। ये कहानी फिर किसी दिन सुनाएंगे। अभी तो बस इतना कहना है कि ये जुडिशल कमीशन वाला चोचला बस अब बंद कर दें यार। जब कमीशन की रिपोर्ट सामने लानी ही नहीं तो क्या ज़रूरत है इसकी।